अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशंस किस तरह से की जाती हैं। और रेडिकल एक्सप्रेशन बेसिकली इस तरीके की होती हैं और आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि ये जो साइन हमारे पास नज़र आ रहा है इसको हम रेडिकल का साइन कहते हैं और जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और इसका इंडेक्स यहाँ पे हमें मेंशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये किस ऑर्डर का रेडिकल साइन है या ये इस नंबर के किस रूट की बात कर रहा है। इस वीडियो में हम आगे इसी तरह की कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रेडिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें मैं कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको रिकॉल करवाऊंगा इस वीडियो में, जो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल पहला लॉ हमारे पास जो हम देखना चाहेंगे वो है लॉ ऑफ पावर एंड कोशिएंट, जो हमें ये कहता है कि एक्सपोनेंट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। इसका मतलब है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों और उनके ऊपर कुछ पावर लगी हो, उस एक्सपोनेंट को हम उन दोनों नंबर्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि a टाइम्स b की होल पावर थी n, तो ये जो पावर n है ये a के साथ भी आएगी और b के साथ भी आएगी, और यही सेम काम हम डिवीज़न जब होती है नंबर्स की उसके साथ भी करते हैं। तो ये पहला रूल है जो हम यूज़ करेंगे। सेकंड जो हमें यूज़ करना है वो है, हमारे पास लॉ नहीं है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है रेजिंग टू दी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं। और उसका मतलब है कि रेजिंग एनी नंबर टू फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट विद डिनोमिनेटर ऑफ n इक्वल्स nth रूट ऑफ द नंबर। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो, जिस तरह के आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसी ऑर्डर का हम उस नंबर का रूट फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a की पावर है 1/n, तो हम a का ही nth रूट फाइंड करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे। और लास्ट एक और चीज़, वो हमारे पास लॉ है पावर ऑफ पावर का, जो ये कहता है कि व्हेन अ पावर इज़ रेज्ड टू अनदर पावर देयर एक्सपोनेंट्स कैन बी मल्टीप्लाइड। कि जब एक पावर के ऊपर एक और पावर रेज की जाए तो उन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि a की पावर n थी और उसके ऊपर एक और पावर थी n। सो हमने क्या किया, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को a की पावर में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। चलें, अब हमने वो सारे लॉ रिकॉल कर लिए हैं जो हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी लॉ आपको नहीं आता तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को पॉज कीजिए, और इनके अलग अलग वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। जो लॉ आपको अब तक नहीं आता इन चारों में से, आप पहले उसके ऊपर वीडियो वॉच करके उसको समझ लीजिए ताकि आप रेडिकल एक्सप्रेशंस को बेहतर तौर पे सिंप्लीफाई करना सीख सकें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट में सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक रेडिकल एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिसके अंदर हमें 125 का थर्ड रूट फाइंड करना है, राइट। सो अगेन हम इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस आती हैं और हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उस रेडिकल के साइन को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। और उसमें हमें ये जो कॉन्सेप्ट है हमें हेल्प करता है। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका कि ये कहता है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसी रूट का हम फाइंड करेंगे, उस नंबर का उसी ऑर्डर का रूट फाइंड करेंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे थर्ड रेडिकल साइन का इंडेक्स गिवन है, थर्ड रूट गिवन है। तो जब हम इसको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के साथ लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप देख सकते हैं थर्ड रूट था तो हमने इसकी पावर 1/3 ले ली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो अब हमने एक काम कर लिया। अब हमें इस पावर को कैंसिल करने के लिए 125 को थर्ड पावर के साथ लिखना पड़ेगा, किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा कि जिसकी पावर 3 हो ताकि वो बाहर वाले 3 से कैंसिल हो सके। सो हमें पता है कि ये 125 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। अगर आप 5 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 125 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 125 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 5 एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 5
टू दी थर्ड भी लिख सकते हैं या 5 क्यूब्ड भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। सो इसका मतलब है कि 125 को 5 टू दी थर्ड भी लिखा जा सकता है। सो हम यहाँ पे क्योंकि हमें थर्ड पावर की फॉर्म में चाहिए था, सो ये क्योंकि बराबर है तो हम 125 को 5 टू द थर्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम चीज़ें वैसी हैं, सिर्फ 125 को हमने 5 टू दी थर्ड लिख दिया है क्योंकि वो दोनों बराबर होते हैं आपस में। चले ठीक है, अब हमने थर्ड ही इसलिए लिया क्योंकि बाहर हमारे पास 1/3 आ रहा था, हम इस पावर को कैंसिल करना चाह रहे थे, सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे 5 की पावर है 3 और उसके ऊपर एक और पावर है 1/3। इसका मतलब है कि पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है, तो हम अपना ये वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं जो कहता है कि जब आपके पास पावर के ऊपर एक और पावर आए तो आप उन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये वाला लॉ यूज़ करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 टाइम्स 1/3, मतलब हमने दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? सो अब हमने ये वाले लॉ की मदद से इसको यहाँ तक पहुँचाया। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 और ये 1/3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। सो अब अगर इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 टू दी फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट पावर 5 की पावर 1 बचेगी, और पावर में कभी भी हम 1 मेंशन नहीं करते, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया थर्ड रूट ऑफ 125 इक्वल्स 5। सो आपने देखा कि किस तरह हमने इन लॉस की मदद से इसका थर्ड रूट फाइंड किया है या इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। सो आपने यहाँ नोट किया होगा कि हमने थर्ड पावर इसीलिए ली कि क्योंकि हमारे पास बाहर जो पावर आ रही थी रेडिकल एक्सप्रेशन की वजह से वो 1/3 थी, उसको कैंसिल करने के लिए हमने उसी के अकॉर्डिंग पावर निकाली। हम यही कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ करेंगे। चलें अब एक और सवाल देखते हैं। मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो हम लॉ यूज़ करने वाले हैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम सॉल्यूशंस दिखा सकूं और आप बआसानी उसको कॉपी में भी फॉलो कर सकें। चलें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने नेक्स्ट रेडिकल एक्सप्रेशन ली है। हमें फिफ्थ ऑर्डर फाइंड करना है 1024 डिवाइडेड बाय 243 का, ठीक है। सो अगेन हमारे पास क्योंकि जो रेडिकेंट है, ये जो रेडिकल साइन के अंदर चीज़ लिखी हुई है, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम अगेन पहला वही काम करेंगे कि इस रेडिकल के साइन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे अपने इस लॉ या कॉन्सेप्ट की मदद से, और वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैं इसको बार बार ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ चुके होंगे कि जो रेडिकेंट था वो बेस बन गया वैसे का वैसा ही, और यहाँ पे क्योंकि ये फिफ्थ ऑर्डर का रूट था या इस रेडिकेंट का जो इंडेक्स था वो 5 था, तो इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट बनी वो 1/5 बनी, ठीक है। ये लॉ या ये कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है। चलें, अब हमने ये चीज़ हमने ये चीज़ कर ली। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो पावर है ये इन दोनों के साथ है, ये दोनों आपस में जो डिवाइड हो रहे हैं उसके ऊपर ये पावर लगी हुई है, ठीक है। सो अब हमारे पास ये जो लॉ है हम इसको अप्लाई करके इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि ये यही कहती है कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उनके ऊपर पावर हो तो उस एक्सपोनेंट को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो यही जो 1/5 था ये न्यूमरेटर पे भी आएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी 1/5 आएगा, लाइक दिस। क्लियर होगा आपको यहाँ तक कि हमने किस तरह से इसके एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लगा दिया है। अब हमें ये नज़र आ रहा है सिंपल, जैसे कि हमने वहाँ पर 125 को कन्वर्ट किया था 5 टू दी थर्ड के साथ, जाहिर है कि यहाँ पे इसकी जो पावर आ रही है वो 1/5 है, तो हमें 1024 को किसी ऐसे नंबर की फिफ्थ पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि 5 से 5 कैंसिल हो सके। मैं यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 4 टू द फिफ्थ बराबर होता है 1024 के। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर 4 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से ही तो आंसर 1024 आएगा। तो ये दोनों बराबर थे, तो मैंने 1024 को 4 टू दी फिफ्थ से कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह 243 को मैंने 3 टू दी फिफ्थ के साथ कन्वर्ट कर लिया।
मैंने 4 और 3 ही क्यों लिए हैं? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए था कि मुझे पावर 5 मिले, क्योंकि मुझे यहाँ बाहर से 5 को कैंसिल करना था। चलें, अब ये काम हो गया। अगेन हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है। तो हम लॉ अप्लाई करेंगे पावर ऑफ पावर का, और दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ये 5 टाइम्स 1 5 4 की पावर भी हो गई, और 5 टाइम्स 1 5 हमारे पास ये 3 की पावर भी हो गई। ठीक है, अब अगेन हमें पता है कि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी ये 5 इस 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 4 और नीचे हमारे पास बचेगा 3, क्योंकि हम 1 एज अ एक्सपोनेंट मेंशन नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है? अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन हमें पता है कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, सो जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4/3 थे, मतलब तीसरे हिस्सा, थर्ड का मतलब तीसरा हिस्सा किसी भी चीज़ का, वो हमारे पास 4 थे। तो थर्ड पार्ट जब हमने 3 मिलाए तो एक कंप्लीट हो गया, और क्योंकि हमारे पास 4 थे तो 1/3 अभी भी बच गया। तो हमने लिख दिया कि एक कंप्लीट है हमारे पास और एक 1/3 पार्ट है। राइट, सो आपको जिस तरह भी आपने फ्रैक्शन में सीखा है आप उसी तरह अप्लाई करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली रेडिकल एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाई इस तरीके से हो चुकी है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमने एक और सवाल लिया है, इसमें भी हम कुछ लॉज अप्लाई करेंगे और इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जाहिर है कि आप डिफरेंट लॉज अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। मुझे आसान ये लग रहा है कि इस रेडिकल के अंदर, क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर्स के ऊपर, दोनों फैक्टर्स के ऊपर सेम पावर या एक्सपोनेंट है, m के ऊपर भी x है और n के साथ भी x है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँगा, मुझे आसानी हो जाएगी उससे, और उसमें मेरी ये वाला लॉ मदद करेगा। ये लॉ हमें एक सिंपली कहता है कि अगर एक फैक्टर के साथ पावर हो और वही पावर किसी दूसरे फैक्टर के साथ भी हो तो आप उन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं और उनके ऊपर कंबाइन एक्सपोनेंट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग इस लॉ को यूज़ करके मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ कि मैंने m और n को एक साथ लिख दिया और उन दोनों के ऊपर होल पावर n लगा दी। जाहिर है कि आपको पता होगा कि हमारे पास अलजबरा में व्हेन देयर इज़ नो साइन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलें एक स्टेप हो गया हमारे पास। अब अगेन हम कुछ अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाह रहे, तो हम रेडिकल के साइन को फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और फिर वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, m इंटू एन की होल पावर x जो इसका रेडिकंड था, और इसके ऊपर पावर आ गई 1/x, और 1/x क्यों आई? क्योंकि रेडिकल का जो इंडेक्स था वो x के बराबर था, और जो हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स होता है वही डिनोमिनेटर में आता है हमारे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की। ठीक है, अब अगेन हमारे ऊपर पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो हम वही वाला लॉ यूज़ करेंगे और इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, mn की होल पावर x इंटू 1/x। अब जाहिर है कि x से x कैंसिल होगा और mn की पावर बचेगी 1 जो हम मेंशन नहीं करते, और फाइनल हमारे पास आंसर आएगा mn। सो आपको क्लियरली बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। चलें नेक्स्ट एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, कुछ और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेडिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ओके, ये एक हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं कि इसके न्यूमरेटर में भी एक रेडिकल साइन आ रहा है जिसका इंडेक्स है b, और उसी तरह एक रेडिकल का साइन आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है जिसका इंडेक्स है c, और दोनों के जो रेडिकेंट्स हैं, ये जो नंबर रेडिकल साइन के अंदर लिखे हैं वो दोनों के सेम हैं, मतलब ऊपर भी a लिखा है और नीचे भी a लिखा है।
जाहिर है कि हमारे पास जिस तरह का सवाल आता है हम खुद देखते हैं कि कौन सा लॉ या कौन सा कॉन्सेप्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प आउट कर सकता है। चलें, अब अगेन क्योंकि हमारे रेडिकेंड तो ए हैं, कोई और कुछ और है ही नहीं, तो सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल हम रेडिकेंड के बाहर की तरफ चलेंगे और रेडिकल के साइन को फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे अपने इस लॉ की मदद से या कॉन्सेप्ट की मदद से। ठीक है, सो ये ही पावर हमें कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये ऊपर न्यूमरेटर में इसका जो ऑर्डर इंडेक्स था वो b था, तो हमने इसकी पावर बना दी 1/b, और डिनोमिनेटर में इसका जो इंडेक्स था रेडिकल का वो c था, तो हमने a की पावर बना दी 1/c अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलें, अब एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट का, और वो इतना बिल्कुल बेसिक है कि हमें पता है कि जब दो बेसिस सेम हों और वो डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऊपर भी a है और नीचे भी a है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इन दोनों की बेसिस क्या है? सेम है। तो इन दोनों पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर पावर थी 1/b, हमने ये लिख दी, और 1/c नीचे की पावर थी तो -1/c। सो a की पावर 1/b -1/c आ गई। सही है, अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस की थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जाहिर है फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन आपको आती होगी, उसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ताल्लुक़ नहीं है, तो हम सिंप्लीफाई सिंपली कर लेते हैं इस तरह। मैं इन शॉर्ट आपको बता सकता हूं कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी, जाहिर है कि फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लाइक टर्म्स चाहिए होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आपके जो डिनोमिनेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब b और c एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के फ्रैक्शंस में आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं लाइक दिस। b और c को मल्टीप्लाई किया तो bc आंसर आया, और ये दूसरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस c को ऊपर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस b को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया c, और जब b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया b। तो इस तरीके से ये न्यूमरेटर हमारे पास हो गया c माइनस b और डिनोमिनेटर हमारे पास हो गया b इंटू सी। क्लियर है? जाहिर है ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना और इस तरीके से सिंप्लीफाई करना आता होगा, आई होप। सो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास a की पावर है c माइनस बी डिवाइडेड बाय b इंटू सी। जब भी आपके पास किसी भी बेस की एक्सपोनेंट कुछ इस तरह से आ जाए कि फ्रैक्शन आपके पास आ रही हो एक्सपोनेंट में और न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू हो, तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ताकि आप उसको बेहतर तौर पे सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से। ये जो b माइनस सी था न्यूमरेटर में, हमने उसको ऐसे ही लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई बाय 1/bc लिख दिया, क्योंकि bc डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था। हमने सिर्फ इसकी शक्ल चेंज की है, ये अभी भी सेम चीज़ है। आप देख सकते हैं कि b माइनस सी को जब वापस मैं इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वापस ये कुछ इसी तरह की शक्ल में आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि इस a की पावर में दो फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक फैक्टर है b माइनस सी का और दूसरा फैक्टर है 1/b इंटू सी का। सो हमें एक और लॉ नज़र आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से कि a की पावर में दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं m और n। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि जब आपके पास इस तरह से कंडीशन आए तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब एक फैक्टर और उसके ऊपर जो दूसरा फैक्टर है उसको उसकी पावर बना के लिखा जा सकता है। सो हम इस लॉ को यूज़ करके हम इसको इस तरह से इवेलुएट कर रहे हैं कि हमने जो इसका फर्स्ट फैक्टर था c माइनस बी, हमने a की पावर c माइनस बी बनाया, मल्टीप्लाई बाय जो इसका दूसरा फैक्टर था उसको हमने इसकी पावर बना दिया, मतलब पावर के ऊपर एक और पावर लगा दी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्लियर हो रही है बात? सो ये जो फर्स्ट फैक्टर था ये सिंपल पावर बन गई और ये 1/bc था, ये इनके ऊपर एक और पावर आ गई, पावर के ऊपर पावर आ गई। ठीक है? सो अब हमारे पास यहाँ तक काम हो गया, हमने इस लॉ को भी इस्तेमाल कर लिया। अब हमें इसका फाइनल स्टेप करना है और वो ये कि जाहिर है कि अब हमने इसको अलग कर लिया और हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आ रही है ये एक फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है और इसके न्यूमरेटर में हमने 1 देख रहे हैं।
इसका मतलब है कि हम इसको वापस रेडिकल के साइन में लिख सकते हैं अपने इस लॉ की मदद से, कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है हम वही उस रेडिकल का इंडेक्स बना देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि हमारे पास ये जो बेस थी ये रेडिकेंट आ गई, अंदर रेडिकल साइन के अंदर आ गई, और ये जो इसकी पावर थी 1/b/c, ये जो b/c डिनोमिनेटर में आ रहा था यही इस रेडिकल का इंडेक्स बन गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मैंने किस तरीके से इसको ये सॉल्व किया है। सो अगेन हमारे पास ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन थी ये इन लॉस की मदद से सिंप्लीफाई हो चुकी है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत अच्छी तरह से आते हैं सो आई गारंटी यू कि आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे तो आसानी आपको स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ में आ जाएं। चलें, इस वीडियो के लास्ट में एक आखिरी सवाल और मैं डिस्कस करूँगा जो कि कुछ इस तरीके का है। चलें, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस रेडिकेंड के अंदर जो ये रेडिकल साइन के अंदर लिखी है चीज़, क्या इसमें कोई चीज़ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ना नंबर्स में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है, ना वेरिएबल्स की बेसिस सेम है कि हम उनको कंबाइन कर सकें। इसका मतलब है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो जब भी रेडिकेंड में कुछ पॉसिबल नहीं है तो हमारा पहला स्टेप यही होता है कि इस रेडिकल के साइन को फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें अपने इस लॉ की मदद से। ठीक है, सो हमने कर लिया। रेडिकल का इंडेक्स था 4, तो इस पूरी चीज़ के ऊपर पावर आ गई 1/4 इंडेक्स, और ये डिवाइड में 4। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर दो टर्म्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो हम ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं जो कहता है कि आपके पास जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उसके ऊपर पावर आ रही हो तो उस पावर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे इस तरीके से। ये पूरा जो हमारे पास न्यूमरेटर था 16m⁸ इंटू n⁴, उसके ऊपर हमने पावर लगाई 1/4, और इसी तरह जो ये पूरा डिनोमिनेटर था उसके साथ भी पावर लगा दी 1/4। ये वाली लॉ हमने यूज़ कर लिया। अब हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो न्यूमरेटर है इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं। 16 मौजूद है, m⁸ मौजूद है और n⁴ मौजूद है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी है। तो अब हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे जो ये कहता है कि आपके पास अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसके ऊपर पावर हो तो आप उस पावर को तमाम नंबर्स के साथ मेंशन करेंगे, हर नंबर के ऊपर, हर फैक्टर के ऊपर वो पावर आ जाएगी। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस 16 के साथ भी आप देख सकते हैं मैंने 1/4 लगा दिया, m⁸ के साथ भी मैंने 1/4 लगा दिया और n⁴ के साथ भी मैंने 1/4 मेंशन कर दिया। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन तीनों टर्म्स के साथ, और यही सेम प्रोसीजर यूज़ हुआ इसके डिनोमिनेटर के साथ। ये जो 1⁴ पावर थी ये 81 के साथ भी आई, p⁴ के साथ भी आई और q⁴ के साथ भी आ गई। ठीक है, सो हमने ये वाला लॉ अप्लाई कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करना है, सिंपल। अब हमें देखना है कुछ, जाहिर है कि नंबर्स जब भी आते हैं तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और ऐसा एक्सपोनेंट ढूंढते हैं कि हम इस पावर को कैंसिल कर सकें। तो किस नंबर का हम एक्सपोनेंट 4 लिखें कि हमारे पास 16 के बराबर आए? वेल, आई होप कि आपने बआसानी ये दोनों को गैस कर लिया होगा इस तरीके से कि हमें पता है कि अगर 2 की पावर 4 हो तो हमारे पास आंसर आता है 16। तो हमने 16 को रिप्लेस किया 2⁴ के साथ, और इसी तरह हमें पता है कि जब 3 की पावर 4 होती है तो उसका आंसर आता है 81। हमेशा याद रखें, मैथ में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो दोनों बिल्कुल बराबर हों। तो 16 और 2⁴ और 81 और 3⁴ आपस में बराबर थे, तो हमने इनको आपस में रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? और रिप्लेस इसी तरह किया ताकि हम पावर्स को कैंसिल कर सकें। सही है। अब जाहिर है कि 16 को आप 4² भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 4² नहीं लिखा क्योंकि हमें फिर पावर 2 मिलती और फिर हम इसको कैंसिल नहीं कर पाते। हमने ऐसी पावर ली कि हमें बाहर से ये कैंसिल हो सके, तो हमने 2⁴ लिया न्यूमरेटर में और 3⁴ लिया डिनोमिनेटर में। क्लियर है? अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर्स को कैंसिल करना है, कैंसिलेशन करना है अकॉर्डिंग टू दी रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे 2 पे आप देखें 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सिर्फ 1, तो हम मेंशन नहीं करते 1, हमने लिख दिया 2। क्लियर है? यहाँ पे 8 की पावर थी
सॉरी m की पावर थी 8 और उसके ऊपर 1/4 आ रहा था। जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो यहाँ पे 2 जो होगा वो बच जाएगा, तो हम लिखेंगे m स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह n के साथ था 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, m के ऊपर भी कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं बचा, 1 बचा, वो हम मेंशन नहीं करते। सिमिलरली 3 की पावर थी 4 और उसके साथ 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो हमने जस्ट 3 लिखा। यही p के साथ हुआ। यहाँ पे q के साथ क्या हुआ, यहाँ पे 12 पावर थी इसकी और बाहर 1/4 था, तो जब हमने कैंसिल किया तो 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो q की पावर 3 बची, तो हमने लिख दिया q क्यूब, q की पावर 3। सो जाहिर है कि अब ये चीज़ पूरी सिंप्लीफाई हो चुकी है। सो आई होप कि आपको ये रेडिकल एक्सप्रेशंस किस तरह सिंप्लीफाई करनी है स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप चलना है, और एक स्टेप को करें फिर उसको सिंप्लीफाई करें, फिर अगला स्टेप करें, फिर सिंप्लीफाई करें। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।